हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बनाया है मैंने जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की आने वाली जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। और यहाँ से आप यूँ मानिए कम से कम 10 से 15 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, मात्रक पूछे जाते हैं और फार्मूले पूछे जाते हैं और फार्मूलों पर आधारित जो न्यूमेरिकल बनते हैं। तो यहाँ से मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर कवर कराए जाएं और कम से कम आपको 15 नंबर यहाँ से इस वीडियो से मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, फार्मूला भी पूछ सकता है, के का मान भी, के क्या है, परावैद्युतांक है, इसका मान पूछ सकता है, इसके बाद इसका मात्रक पूछ सकता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। इस तरह से आपको यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखें और अपनी कॉपी पर ये सारी चीज़ें नोट कर लें और जिस दिन परीक्षा देने जाएं तो ये सारी चीज़ें पढ़कर जरूर जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदुओं के बीच लगने वाला जो कूलाम बल है, कूलाम बल का मतलब है कि दो बिंदु आवेश r मीटर की अगर दूरी पर स्थित है, जैसे मान लिया कि एक बिंदु है ये और दूसरा बिंदु है ये, इसका आवेश q1 है और इसका आवेश q2 है। तो इन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? तो बल कितना होगा भाई? देखिए अगर मान लिया एक प्लस आवेश है, आवेश दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि धन आवेश क्या दर्शाता है। तो धन आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है, मतलब उल्टा होता है। धन आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी और जो ऋण आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दर्शाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऋण आवेश और धन आवेश मतलब दो समान विपरीत आवेश, दो समान विपरीत आवेश। विपरीत का मतलब है कि परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं और समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच अगर इसको हम मान लें प्लस और इसको हम मान लें माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। वो आकर्षित बल कितना होगा? F बराबर के Q1 Q2 अपान r²। मतलब Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और r जो है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कूलाम बल क्या होता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब व्युत्क्रमानुपाती निशान हटाएंगे तो यहाँ पर के एक नियतांक आ जाता है जिसे हम कूलाम का नियतांक यानी कि परावैद्युतांक कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी कि जो k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसको अगर आंकिक मान के रूप में देखें तो 9 × 10⁹ के रूप में, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये मात्रक भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए Q1 Q2 दो बिंदुओं पर दो बिंदु आवेश हैं। R जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। K परावैद्युतांक है, के जो है परावैद्युतांक है और के का मान यहाँ पर लिखा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। उसके बाद लिखा है एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो सिंबल दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की विद्युत शीलता कहलाती है और इसका जो आंकिक मान होता है वो 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इसी को ठीक उल्टा कर दें, के का एप्सिलॉन नॉट ठीक उल्टा होता है। एक याद कर लें, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप के का मान याद कर लेते, के का मात्रक याद कर लेते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया गया कि कूलाम स्क्वायर ऊपर कर दिया गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे कर दिया गया। तो इसको एक को याद कर लेंगे तो दूसरा अपने आप
याद हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आइए देखते हैं। E बराबर एफ अपान क्यू नॉट न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप याद रखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और इसका जो फार्मूला होता है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा को भी हम आपको बता दें कि ये जो है क्यू नॉट है परीक्षण आवेश है। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्यू नॉट जो है ये है परीक्षण आवेश। तो कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरह से पूछ सकता है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर पूछ सकता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो बेसिक फार्मूला है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट, मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये बात अपनी कॉपी पे लिख लें और याद कर लें। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू क्या है, बिंदु आवेश, के है एक कूलाम नियतांक जिसे परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं, आर स्क्वायर है कि जितनी दूरी से आप परीक्षण कर रहे हैं वो परीक्षण आवेश की दूरी कहलाती है। तो यहाँ पर E बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, और के का मान आपका ये लिखा है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, अक्षीय स्थिति में। अब ये सारी चीज़ें हम डिटेल में तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपको समय जो है आपके समय के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर कराए जाएं। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक ऐसा निकाय, मतलब ये एक निकाय है, इसके एक सिरे, दोनों सिरों पर समान आवेश होंगे तथा प्रकृति में विपरीत होंगे। अगर एक पर +2 है तो दूसरे पर -2 होगा, एक पर +3 है तो दूसरे पर -3 होगा, मतलब समान तथा प्रकृति में विपरीत जो आवेश होते हैं उनके सिरों पर, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो उसके अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है E बराबर के × 2p अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम। ये फार्मूला आप याद रख लें, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकता है, मात्रक भी बन सकता है, और डायरेक्टली फार्मूला भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर E बराबर के × 2p अपान आर क्यूब। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हम P के बारे में बात करेंगे कि P है क्या। तो यहाँ पर K बराबर 2p अपान आर क्यूब। आर तो पता है कि जो द्विध्रुव है, जहाँ जिस बिंदु पर हम वैद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो दूरी होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब है कि ये द्विध्रुव है, इसका अक्ष ये कहलाता है, एक अक्ष ये है, एक अक्ष ये है। अगर आप निरक्षीय की बात करें तो इसके ठीक ऊपर, मध्य बिंदु से ठीक ऊपर ये कहलाता है निरक्ष। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो कहलाता है E बराबर के × p अपान आर क्यूब। इसको रिलेट करेंगे, अक्षीय स्थिति में 2p अपान आर क्यूब होता है, और निरक्षीय स्थिति में p अपान आर क्यूब होता है। आप रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, अगर एक एक करके याद करेंगे तो नहीं होगा। अक्षीय स्थिति में 2p होता है, और निरक्षीय स्थिति में सिर्फ ऊपर p होता है, आर क्यूब यहाँ पर भी नीचे होता है, आर क्यूब यहाँ पर भी, और k दोनों में सेम रहेगा। ये एक नियतांक है, और k का मान आपका हमने पहले ही बता दिया है।
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है, इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यहाँ पर Q है आवेश, मतलब द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश हो, मतलब परिमाण में समान आवेश होंगे इसके सिरों पर और प्रकृति में विपरीत होंगे। अगर एक पर धनात्मक आवेश होगा तो दूसरे सिरे पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो ऐसे ध्रुव को, ऐसे निकाय को हम द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि इसके एक सिरे और जो द्विध्रुव होता है इसकी लंबाई को हमेशा 2a या 2l के रूप में लिखते हैं। हमेशा ये मत मानिए कि इसकी लंबाई l या a होती है, इसकी लंबाई को हमेशा 2a मानते हैं। जो 2a है ये क्या है, द्विध्रुव की लंबाई। 2a जो है ये है द्विध्रुव की लंबाई होती है। और Q जो होता है इसके किसी एक सिरे पर स्थित आवेश, जितना भी आवेश होगा, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 5 कूलाम जो भी होगा, तो ये P से रिप्रेजेंट किया जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी द्विध्रुव के एक सिरे पर स्थित आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। याद रहना चाहिए आपको। कैसे याद रखोगे कि इसके एक सिरे पर आवेश स्थित है Q, इसकी लंबाई है 2a, तो इसकी लंबाई तथा एक सिरे पर स्थित आवेश के गुणनफल के बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे हम P से रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण, जब वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वहाँ पर अगर इसी को एक सिरे पर इसको पकड़कर अगर इसको घुमाया जाए तो ये कहलाता है आघूर्ण। मतलब किसी वस्तु को अपनी ही धुरी पर जब घूमती है तो उसको आघूर्ण बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो वो बल आघूर्ण कितना होगा, बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं टाउ PE साइन थीटा। तो ये फार्मूला आप याद रखें, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण कितना होगा, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। बात कर लेते हैं अब वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाने पर किया गया कार्य। अब आपसे यहीं से डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा या न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा कि किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाया जाता है। अगर इस तरह से ये द्विध्रुव है, इसको थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो इसको घुमाने में कितना कार्य किया गया, तो वो उस कार्य की गणना इस फार्मूले से की जाती है। W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। E क्या है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र। E जो है नहीं, वैद्युत क्षेत्र। E जो है ये है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं। और P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P का मान Q इंटू 2a के बराबर होता है। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत फ्लक्स। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके यहाँ से कवर कराने की कोशिश करूँगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मतलब एक काल्पनिक माध्यम होता है, उस काल्पनिक माध्यम से गुजरने वाली अविलंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये परिभाषा हो जाएगी इसकी कि किसी काल्पनिक माध्यम से गुजरने वाली अविलंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन, वैद्युत क्षेत्र के यानी कि रेखीय समाकलन के बराबर होता है। रेखीय समाकलन किसके सापेक्ष होगा, जिस क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। जैसे मान लिया ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो इसका जितना भी क्षेत्रफल होगा, अधिकतम क्षेत्रफल, तो इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो अविलंबित वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी संख्या कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। और ये इसके रेखीय समाकलन, किसका रेखीय समाकलन, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। अगर इसका समाकलन कर देंगे तो A बराबर cos d है। ये इसके रूप में भी लिखा जा सकता है।
जहाँ पर फाई ई बराबर क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, ई जो है वैद्युत क्षेत्र है, ए क्या है, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे ये कोई समतल पृष्ठ है, जहाँ से ये जो समतल पृष्ठ है जहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, और जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं लंबवत, मतलब लंबवत का मतलब पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं वही वैद्युत फ्लक्स के रूप में जानी जाती है। तो ये है समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम बात कर लेते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी परिभाषा और फार्मूला साथ में आपको बता के चलूँगा कि जो गॉस की प्रमेय के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स होता है कि कोई गॉसियन पृष्ठ है उससे संबद्ध कुल आवेश उसका 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय के अनुसार होता है कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उस पृष्ठ में संबद्ध कुल आवेश जो है 1/ε0 गुना होता है। तो ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये वैद्युत फ्लक्स परिभाषा के अनुसार, और ये गॉस की प्रमेय के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार फाई ई बराबर ई समरेखीय समाकलन E × dA के बराबर होता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर में आपसे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जा सकती हैं और न्यूमेरिकल मात्रक सारे आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव का मतलब है एक परीक्षण आवेश किसी निश्चित बिंदु से किसी अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, यहाँ पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई परीक्षण आवेश कहाँ रखा है, अनंत पर, और अनंत से उसको जब लाएंगे किसी निश्चित बिंदु पर तो लाने में जो कार्य किया जाता है वही कहलाता है वैद्युत विभव। और ये वैद्युत विभव बराबर V बराबर होता है W/Q0। W क्या है? W है उस आवेश को लाने में किया गया कार्य। किसको लाया गया? परीक्षण आवेश को। तो इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलम या फिर हम कह सकते हैं वोल्ट होता है। इसका जो मात्रक वोल्ट कहलाता है। विभव का मात्रक, विभव को V से प्रदर्शित किया जाता है। मैं एक बार फिर परिभाषा को रिपीट यानी कि दोहराए दे रहा हूँ कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विभव कहलाता है। और यहाँ पर W है क्या? किया गया कार्य। Q0 किसको? Q0 मतलब है परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो परीक्षण आवेश हमने लिख दिया। Q0 क्या है? एक परीक्षण आवेश है जिसको लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव कहलाता है। इसकी विमा mL²T-2 और A⁻⁻1 होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर हम कह सकते हैं इसका मात्रक जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होगा वो V बराबर KQ/R। R का मतलब है कि जितनी दूरी से आवेश को लाया जा रहा है। Q है जो आवेश, और K क्या है? K एक कूलम का नियतांक जिसे परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं, और K का मान हमें पता है 9 × 10⁹ होता है। हमने मात्रक भी अभी बता दिया है। और इसका जो मान होता है 1/4πε0 भी होता है। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव पूछता है। जैसे वहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में। तो वहाँ पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी वो अक्षीय स्थिति में 2p/r³ है। यहाँ पर r की जगह पर r² होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछेगा तो वहाँ पर अपॉन में जो r³ होता है, यहाँ पर वैद्युत विभव में r² होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी रिलेट करके याद रखोगे तो आप याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वहाँ पर वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में हमने निकाला था K
इंटू 2p/r³। लेकिन यहाँ पर क्या है, p/r²। तो और जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का मान हमेशा शून्य होता है। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि हमेशा याद रखें कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं संधारित्र। आखिरकार संधारित्र क्या है? देखिए, संधारित्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें वैद्युत मतलब उसको आवेश को संचित किया जाता है, तो इसलिए हम बात करेंगे संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता क्या? धारिता का मतलब होता है किसी भी चीज़ को धारण करना, किसी भी चीज़ को धारण करना कहलाता है धारिता। यहाँ पर बात कर रहे हैं संधारित्र की। संधारित्र का मतलब है दो समान आकार तथा प्रकृति की समान धातु की दो प्लेटें होती हैं, उनके बीच की कुछ एक निश्चित दूरी होती है, उसके बीच आवेश को संचित किया जाता है, मतलब स्टोर किया जाता है, वो कहलाता है संधारित्र। और संधारित्र की जो धारिता होती है उसको परिभाषित कैसे करेंगे कि आवेश को धारण करने की क्षमता संधारित्र की धारिता कहलाती है। एक ऐसी युक्ति जिसके आवेश को धारण करने की क्षमता किसको धारण करता है? आवेश को। जो आवेश को धारण करता है वो कहलाता है संधारित्र की धारिता। आपसे पूछेगा संधारित्र की धारिता की परिभाषा क्या है, परिभाषा लिखिए, इससे क्या समझते हैं। तो आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता संधारित्र की धारिता कहलाती है। और ये जो धारिता है उस आवेश के कारण विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। जो आवेश होता है वो विभव के सीधा प्रोपोर्शन होता है, मतलब सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। जब ये अनुक्रमानुपाती साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है c, जिसे हम धारिता के नाम से जानते हैं। अगर हम धारिता कैलकुलेट करेंगे तो c बराबर Q/V, इसका कूलाम प्रति वोल्ट या इसका जो मात्रक होता है वो फैरड होता है। धारिता का मात्रक, ये जरूर आप याद रखें कि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। तो हम बता दें आपको, जो आवेश होता है विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि आवेश का मान बढ़ेगा तो धारिता का भी मान बढ़ेगा, अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो विभव का भी मान बढ़ेगा। यहाँ पर विभव अगर बढ़ेगा तो इसका आवेश घटेगा, अगर विभव का मान बढ़ेगा तो आवेश घटेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर एक गोलीय चालक है, एक गोला मतलब जिस तरह की गेंद होती है, फुटबॉल होती है, अगर उसका एक उसी आकार का एक छोटा सा गोला हो, उसकी धारिता क्या होगी? उसका धारिता का व्यंजक c बराबर 4πε0 इंटू r। r क्या है? उस गोले की त्रिज्या जिसकी धारिता पूछ रहा है। और यहाँ पर 4π का मान सभी को पता होता है। एप्सिलॉन का मान भी हमने अभी पीछे बता दिया है कि 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पता होंगी। अगर आपसे r का मान दे दिया जाए और कहा जाए कि आप बताइए कि इस गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, तो 4π का मान मालूम है 3.14, एप्सिलॉन का मान मालूम है 8.85 इंटू 10⁻12। अगर त्रिज्या दे दी जाए 2 में गुणे 10⁻−2 मीटर, तो आप उसकी जो धारिता है निकाल सकते हैं। और धारिता का जो मात्रक होता है वो फैरड होता है। अब हम बात कर लेते हैं संधारित्र का संयोजन। संधारित्र, देखिए, संयोजन का मतलब है कि किसी की धारिता बढ़ानी है या घटानी है। अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ाने या घटाने के लिए जो उनका समावेशन, उनको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो संयोजन कहलाती है। संयोजन मतलब अपनी आवश्यकता अनुसार, अगर बढ़ाना है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, अगर घटाना है तो हमें संयोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए हमें दो नियम दिए गए, एक दिया गया है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा दिया गया है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम का मतलब है कि एक दूसरे को ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे, पहले का दूसरा सिरा, दूसरे का पहला सिरा, दूसरे का दूसरा सिरा, तीसरे का पहला सिरा, इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे, उसको कहलाते हैं श्रेणी क्रम। और इसकी जो तुल्य धारिता बनेगी, तुल्य धारिता का मतलब है कि जब छोटे छोटे बर्तनों को जोड़कर एक बड़ा बर्तन बनाना है तो बनाने के बाद जो उसकी जो धारिता, परिणामी धारिता होगी, तो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। तो इसकी जो धारिता होगी कब? जब श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब है कि एक दूसरे से लगातार जुड़ते चले जाते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं संधारित्र की। जो संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में देखिए जो जितने भी एक से अधिक मतलब दो से अधिक जितने भी संधारित्र होंगे उनका एक सिरा एक बिंदु पर जोड़ा जाएगा तथा दूसरा सिरा वो दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाएगा, उसको बांध दिया जाता है, तो ये कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। तब इसकी तुल्यधारिता डायरेक्टली इनको जोड़ देंगे तो C1 + C2 + C3, तो ये कहलाती है इसकी तुल्यधारिता। और तुल्यधारिता के लिए आपको यहाँ पर परिपथ बना के देगा। अब आपको वहीं पर समझना पड़ेगा कि आपकी समांतर क्रम संयोजन हो रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन आ रहा है, फिर वहाँ पर आपसे तुल्य धारिता पूछेगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आपको ज़रूर बनता है, तो आप ये चीज़ देखिए, यहाँ से न्यूमेरिकल भी कराएंगे। पहले आपको हम सारे फार्मूले, मात्रक और परिभाषाओं को हम यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं, तो उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो समांतर क्रम संयोजन होगा तो उसमें सीधा सीधा जितना ये C1 है, C2 है, C3 है, अगर ये 2 3 4 है तो तीनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 5 और 5 और 4 9, मतलब जोड़ देंगे तो ये कहलाता है तुल्यधारिता। और यहाँ पर व्युत्क्रमों का योग करेंगे तो वो कहलाती है श्रेणी क्रम की तुल्यधारिता। अब हम बात कर लेते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को मतलब स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, U बराबर Q1 Q2/R। जूल, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, ये आपको याद रखना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। अगर आवेशित संधारित्र है, अगर इसका विमेय सूत्र पूछा जाए तो ये लिख लेना mL² T⁻²। आवेशित संधारित्र की धारिता यानी स्थितिज ऊर्जा, आवेशित कोई संधारित्र है उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रूव करने को भी आता है, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है। U बराबर 1/2CV²। अगर हम C और B के मान अगर यहाँ से रखेंगे तो ये Q² भी हो सकता है, ये QV/2 जूल भी हो सकता है। मतलब है कि जो आवेशित संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा में क्या करेंगे आप, U बराबर 1/2CV², याद कर लेना। यही इसी का मान Q² भी हो सकता है, इसी का मान QV/2 भी हो सकता है। वो हमें न्यूमेरिकल के अंदर जो डाटा देगा उस डाटा के अनुसार हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें से 1/2CV² लगाएं। अगर धारिता और विभव दिया जाए तो हम ये वाला लगाएंगे, आवेश और धारिता दी जाए तो ये वाला लगाएंगे, आवेश और वोल्ट दिया जाए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से आपको सारे फार्मूले याद रखने हैं। ऊर्जा घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व मतलब होता है एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा आएगी। एकांक आयतन में पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहा जाता है, पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। यहाँ पर ऊर्जा का घनत्व पूछा गया है, मतलब है कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसकी परिभाषा तथा इसका जो फार्मूला लिखा के है उसको परावैद्युतांक, अगर परावैद्युत पदार्थ बड़ा है तो के लिया जाएगा, नहीं तो 1/2ε0E² ही होता है। वैसे जब पदार्थ नहीं होता है तो के का मान 1 होता है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व का कि संधारित्र के एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा की मात्रा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। परिभाषाएं लिखते भी जाइए, हम 2 3 4 बार भी बोल देते हैं एक ही परिभाषा को, इसलिए कि आपको रट जाए, याद हो जाए और ये आप आने वाली परीक्षा में उसका आपको फ़ायदा मिले। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का घनत्व का मतलब होता है कि एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा की मात्रा, स्थित ऊर्जा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। और वो ऊर्जा घनत्व के लिए फार्मूला क्या, U बराबर 1/2KE∈0E² होता है। ये ε0 का मान पता है, यहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, K क्या है, ये कूलाम का नियतांक यानी कि परावैद्युतांक है। U जो है ऊर्जा घनत्व, इसको स्मॉल u से लिखेंगे। ऊर्जा घनत्व को किसे लिखेंगे, स्मॉल u से, और स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से लिखा जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आपको पूरी जानकारी विधिवत तरीके से पूरी जानकारी मैं यहाँ पर पूरे फिजिक्स का सार, पूरे फिजिक्स का निचोड़ इस वीडियो में दे दूंगा, जो आपको हमने बताया कम से कम 15 से 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
तो देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी आपके लिए नंबर मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, और वो आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ये बात आपको मुख्य रूप से याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अब आपसे पूछेगा कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मतलब एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है याद कि 6.25 × 10⁻18 मतलब है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होता है। कि एक कूलाम आवेश अगर किसी बिंदु से गुजरता है तो समझ लेना है कि एक सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उस बिंदु से गुजर जाएंगे सिर्फ एक सेकंड में। इसीलिए कहा जाता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। तो याद रखना है आपको 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब संधारित्र की, कि संधारित्र क्या होता है। कि संधारित्र में पदार्थ भरने पर धारिता बढ़ जाती है। अब आपसे यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है कि घटती है या अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ अगर भर दिया जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि परावैद्युत पदार्थ भरने पर संधारित्र की धारिता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि धारिता क्या होती है। कि संधारित्र की धारिता मतलब किसी संधारित्र की वो क्षमता जितना आवेश उसमें धारण किया जा सके। तो हम उसको परिभाषित कैसे करेंगे कि आवेश को धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। संधारित्र की धारिता कहलाती है, क्या कहलाती है कि आवेश को धारण करने की क्षमता, यानी कि जितना आवेश किसी संधारित्र में स्थित रह सकता है, संचित रह सकता है, स्टोर हो सकता है, वही उसकी धारिता कहलाती है। तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, आप परिभाषित करेंगे कि किसी भी संधारित्र में आवेश को धारण करने की क्षमता संधारित्र की धारिता कहलाती है। 1-2 बार इसको ऐसे ही रटेंगे, याद हो जाएगा कि किसी भी संधारित्र के आवेश को धारण करने की क्षमता संधारित्र की धारिता कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र मतलब 2 समान आकार, समान आकृति, समान धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है। ये 3D डायग्राम है, ये आप सामने से देख रहे हैं। ये 2 समान आकार की 2 प्लेटें हैं और जिनके बीच की दूरी कुछ ये समांतर प्लेट का मतलब है कि हर जगह पर यहाँ पर जो दूरी मिलेगी वो समान मिलेगी, इसीलिए इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। और इसकी जो दूरी होती है वो स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो धारिता होगी, इस संधारित्र की जो धारिता होगी C = K∝A/d। के क्या है, परावैद्युतांक है। ε0 क्या है कि निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 क्या है, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, ये आपको याद रखना है, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान तो हमने आपको अभी बता दिया 8.85 × 10⁻−12। अब हम बात कर ले, देखिए यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए आपको न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि धारिता कितनी होती है, C = K∝A/d। अब इसमें ये तो हो गया परावैद्युतांक, ये क्या हो गया
निर्वात की विद्युतशीलता, ए क्या है, एक प्लेट का क्षेत्रफल, एक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट मतलब एक आयताकार प्लेट, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो ये कहलाता है क्षेत्रफल, अपान डी, डी का मतलब है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो इस तरह से जो फार्मूला बनता है, जो व्यंजक बनता है, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान स्मॉल डी, स्मॉल डी का मतलब है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा क्या होता है, देखिए आवेश जब प्रवाहित होने लगता है, आवेश जब गतिमान होता है तो वह वैद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। जब आवेश क्या होता है, आवेश जब गतिमान होता है या आवेश एक जगह से दूसरी स्थान पर जाने की कोशिश करता है तो उसे वैद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि आवेश को प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। आवेश को प्रवाहित होने की दर यहाँ पर देखिए Q अपान टी है। अगर Q अपान टी, I बराबर Q अपान टी कूलाम प्रति सेकेंड, या फिर इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर को A से लिखा जाता है। एम्पियर को A से लिखते हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि आवेश को प्रवाहित होने की दर, आवेश को प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। या फिर प्रति सेकेंड में किसी बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा वैद्युत धारा कहलाती है। आपको कैसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बिंदु से प्रति सेकेंड गुजरने वाला आवेश वैद्युत धारा कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। वैद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और जो Q है इसमें Q बराबर Ne, ये आवेश का क्वांटीकरण। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं कि 2 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखा है कितना होता है, और 1 कूलाम 2 कूलाम वो आपको मात्रा दी जाएगी। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब अब किसी चालक तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन सभी में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो सभी अपने एक निश्चित वेग से गति करते हैं, तो उनका जो औसत वेग होता है सभी का, वो कहलाता है अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं, EV टाउ अपान m इंटू एल। ये हो गया Vd बराबर EV टाउ अपान m इंटू ml। तो Vd क्या है, अनुगमन वेग, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, B क्या है, वैद्युत विभव, और टाउ जो है वो श्रांति काल के नाम से जाना जाता है। श्रांति काल क्या होता है, श्रांति काल के बारे में अगर हम बात करें कि श्रांति काल मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के परस्पर 2 टक्करों के बीच जो समय अंतराल है उसका औसत श्रांति काल कहलाता है। फिर एक बार सुनना कि 2 इलेक्ट्रॉनों के परस्पर 2 टक्करों के बीच, अब आप कह सकते हैं कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की परस्पर 2 टक्करों के बीच जो समय अंतराल का औसत श्रांति काल कहलाता है। ये परिभाषाएं भी आपको याद रखना है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीज़ें परिभाषा के रूप में आपसे पूछी जाती हैं कि श्रांति काल की परिभाषा लिखिए। श्रांति काल की परिभाषा क्या है कि दो इलेक्ट्रॉनों के, मतलब किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के परस्पर 2 टक्करों के बीच समय अंतराल के औसत को श्रांति काल कहते हैं। आप परिभाषा अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं। क्या, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की परस्पर 2 टक्करों के बीच लगे समय अंतराल के औसत को श्रांति काल कहते हैं। m है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जो L है ये चालक की लंबाई, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ से आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा कि यहाँ पर संबंध आपसे पूछता है कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है, निम्न में से संबंध कौन सा होगा, या फिर डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ सकता है। तो यहाँ पर अनुगमन वेग मतलब Vd, वैद्युत धारा मतलब I,
तो बी डी और आई में संबंध क्या होगा, वी डी आई बराबर एन ई ए इंटू बी डी, आई बराबर एन ई ए इंटू बी डी। तो यहाँ पर हमने सारे टर्म लिख दिए कि किसको क्या बोला जाता है। आई जो है किसी चालक में प्रवाहित धारा है, एन जो है उस चालक में स्थित जितने भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ए जो है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब है कि जो सामने जितना वृत्ताकार भाग दिख रहा है ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर इसको 20 से तोड़ देंगे तो भी आपको ऐसे ही वृत्ताकार भाग दिखेगा, वो भी कहलाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और वी डी जो है वो अनुगमन वेग है, और अनुगमन वेग किसके बराबर होता है, ई बी टाउ अपान एम एल के बराबर होता है। अब हम बात कर लेते हैं गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब क्या है कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, अब परिभाषा देखिए यहीं से हम बना देंगे कि परिभाषा क्या होगी कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ई नीचे है तो एकांक के रूप में, क्या एकांक वैद्युत क्षेत्र, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, या वैद्युत की गतिशीलता कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहा जाता है। तो ऐसे करके आप परिभाषा भी बना सकते हैं, फार्मूला भी याद कर सकते हैं, मात्रक भी बना सकते हैं। म्यू बराबर वी डी अपान ई, म्यू बराबर वी डी अपान ई, म्यू बराबर वी डी अपान ई। ऐसे 2-4 बार रटोगे आपको याद हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वी डी अपान ई मतलब है कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की धारा घनत्व। धारा घनत्व का मतलब है कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को हम धारा घनत्व कहते हैं। घनत्व का सीधा मतलब है कि एकांक आयतन में पदार्थ की मात्रा को पदार्थ का घनत्व कहते हैं। यहाँ पर धारा का घनत्व पूछा गया है कि एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा की मात्रा को हम धारा घनत्व कहते हैं। एक बार फिर सुनना कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है, इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। जे बराबर आई अपान ए, जे बराबर क्या होता है, आई अपान ए। तो आई अपान ए का मतलब है एकांक क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए क्या है, एकांक वैद्युत क्षेत्र, जो भी बटे में लिखा है वो एकांक के रूप में बोला जाता है। यहाँ पर ई एकांक वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आई जो है, आई का मात्रक यानी कि वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व में संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व का मतलब जे और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई, मतलब जे और ई में क्या संबंध है, तो जे बराबर सिग्मा ई होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में भी काम आएंगी और संबंध पूछा भी जाता है। जे बराबर सिग्मा ई, सिग्मा क्या है, पदार्थ की विशिष्ट चालकता, और इसके ऊपर मैं जो भी चर्चा करूंगा ये सिग्मा क्या होता है इसके लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जे बराबर सिग्मा ई आपको याद रखना है कि धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब हम बात करते हैं धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। यहाँ पर एक ये संबंध है, एक ये संबंध है, और एक ये संबंध है, और एक ये संबंध है। ये जो सारे संबंध हैं इनमें से आपको 100% देखने को मिलेगा कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व मतलब जे, अनुगमन वेग मतलब वी डी, अनुगमन वेग मतलब वी डी में क्या संबंध होता है, और धारा घनत्व दोनों में क्या संबंध होता है। जे बराबर एन ई इंटू वी डी, ये संबंध भी आपको
आपको याद रखना है। और यह स्थापित करने के लिए भी बोला जाता है। स्थापित करने के लिए तो अब इतना समय नहीं है, तो आपसे डायरेक्टली ये संबंध पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है J बराबर NE इंटू BD। तो आपको जानकारी कैसी लगी? मैं आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसके बाद की जो जितनी जानकारी है, आगे की जितने भी चैप्टर हैं, मैं 2 या 3 वीडियोज़ में पूरे कंप्लीट करा दूंगा और आपको इनसे कम 15 से 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।